नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी स्टार्ट में। अगला वंश हमारा है कलचुरी वंश। अब कलचुरी वंश जब हम पढ़ते हैं तो भारत में कलचुरी नाम से दो टाइप के राजवंश मिलते हैं। एक नॉर्थ इंडिया में मिलता है और साउथ इंडिया में मिलता है। तो नॉर्थ इंडिया वाला कलचुरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के एरिया में, और साउथ इंडिया वाला कर्नाटका के क्षेत्र में। लेकिन हमें जिस पे फोकस, ये हमारे काम के नहीं है। हमारे काम का जो है वो मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश है, तो हम उसमें फोकस करेंगे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कलचुरी। अब मैं मैप में पहले आपको दिखा देता हूँ कि कलचुरी का एरिया कहाँ पे था। इसको ध्यान से देखो, है ना। ये कलचुरी वाला एरिया था, ठीक है ना। ये पूर्वी पूरा मध्य प्रदेश था, जबलपुर था इसमें, मंडला वगैरह, है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको कौन सा एरिया था। ये कलचुरियों का एरिया था। कलचुरी के जस्ट ऊपर ये चंदेल शासक थे, है ना। ये चंदेल शासक, और उसके जस्ट बगल में ये परमार शासक थे। परमार है ना, पता है आपको, भोज वाला परमार शासक, इसको याद रखना। ये यहाँ पे परमार है, ये चंदेल है, ये कलचुरी है। और यहाँ पे बंगाल के साइड में किनका शासन था? पाल शासकों का। ये अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रहा तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि भारतीय इतिहास आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। नहीं तो ये पाल, चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार, है ना, सब भेजे में घुसेगा नहीं कुछ। इसीलिए पहले भारत का इतिहास पढ़ लेना, उसके बाद मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ लेना, है ना। तो ये पश्चिमी चालुक्य। अब मैं ये मैप आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको बताऊंगा कि जैसे चंदेल, कलचुरी और चालुक्यों ने मिलकर परमार पे आक्रमण किया, या परमार, चंदेल और कलचुरी ने मिलकर चालुक्य पर आक्रमण किया, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में क्या था, ठीक है। ये पाल है, तो इसको अच्छे से देख लो मैप को। अब मैं जब थ्योरी आपको बताऊंगा तो वो आपको समझ में आएगी इसमें, ठीक। अब मध्य प्रदेश में जब कलचुरी वंश की बात करते हैं तो दो टाइप के कलचुरी हमको मिलते हैं। एक है माहिष्मती के कलचुरी और एक है त्रिपुरी के कलचुरी, है ना। माहिष्मती के जो कलचुरी थे उनका लगभग 550 एडी यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद इनका उदय हुआ। जब गुप्त साम्राज्य जब खत्म हुआ तब मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश का उदय प्रारंभ हुआ। तो पहले जो सबसे पुराने कलचुरी जो थे वो थे माहिष्मती के कलचुरी। माहिष्मती के कलचुरी 550 एडी से 625 एडी तक। उसके बाद जब माहिष्मती के कलचुरी वंश का पतन हुआ, फिर त्रिपुरी का कलचुरी वंश, त्रिपुरी जबलपुर में है ना। तो माहिष्मती के कलचुरी वंश के पतन के पश्चात त्रिपुरी का जो कलचुरी वंश था वो प्रारंभ हुआ। तो लगभग 675 एडी से प्रारंभ हुआ और 1212 एडी तक ये चलता है, ठीक है। पहले माहिष्मती के कलचुरी की बात कर लेते हैं। तो चूंकि बहुत पुराना वंश है तो इसके संस्थापक की कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। राजधानी इनकी माहिष्मती थी और पहला जो इनका ज्ञात शासक था वो कृष्णराज था, ठीक है ना। अब इनके जो शासक थे वो कुछ खास वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ना, देख लेना। 10 कुमार चरित्र ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। इसके रचयिता कौन है? दंडी, है ना। 10 कुमार चरित्र के रचयिता कौन है? दंडी। उसके 8वें अध्याय में कलचुरी राजवंश की जानकारी मिलती है। अब इसके अलावा माहिष्मती के जो कलचुरी थे, इनके ये राजाओं के नाम मैंने लिखे हैं, तो आप देख लेना, ठीक। ये उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो आखिरी राजा था जो हार गया था, बुद्धराज, 600 से 620 के आसपास जिसने शासन किया था, तो वो चालुक्य शासक मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था ना। पुलकेशिन द्वितीय वही है जिसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। तो चालुक्यों से पराजित होने के बाद इनके जो वंशज थे वो तेवर की तरफ चले गए। तेवर, त्रिपुरी का एरिया ही तेवर कहलाता है, जबलपुर में, है ना। तो बुद्धराज के जो वंशज थे वो चालुक्यों से हारने के बाद वो चले गए तेवर, और वहां पे उन्होंने त्रिपुरी का जो कलचुरी वंश था उसकी स्थापना की। तो माहिष्मती के कलचुरी वंश इतना ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मेन जो है आपका ये त्रिपुरी का कलचुरी वंश जो 675 एडी से 1212 एडी तक, एडी मतलब ईस्वी होता है, पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माता इन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? त्रिपुरी के कलचुरी वंश को। पहला शासक माना जाता है वाग राजदेव या वाप राजदेव को, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो कोक्कल को माना जाता है। कोक्कल प्रथम 850 से 908 ईस्वी के मध्य में जिसका शासन था। तो ये आप हिंदी ग्रंथ एकेडमी में एक बार देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है, कलचुरी वंश का संस्थापक, क्योंकि पहला शासक और वास्तविक संस्थापक ये दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो एग्जाम में अगर कंफ्यूजन ना हो, वैसे दो ऑप्शन में देगा नहीं कि एक ही ऑप्शन में वाग राजदेव और कोक्कल प्रथम दे दे, या तो कोक्कल प्रथम देगा या वाग राज
देव देगा। लेकिन सेफ साइड में खेलने के लिए आप एक बार हिंदी ग्रंथ एकेडमी एक बार देखिएगा, उसमें क्या लिखा है, इसलिए यही चीज लिखी है या कुछ और चीज लिखी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब में लिखा है उसी को आप ऑथेंटिक मानेंगे, ठीक है। मेरे पास हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब नहीं थी, तो जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल थे मैंने उनसे प्रिपेयर कर दिया, इतना तो कर ही सकते हो यार। तो प्रमुख शासकों में देख लेते हैं। पहला शासक था कोकल्य प्रथम, इसने चंदेल शासक जयसिंह की पुत्री हट्टा से विवाह किया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के पुत्री से विवाह किया और बिल्हारी अभिलेख जबलपुर में पृथ्वी का विजेता कहा गया। अब राष्ट्रकूट शासक ये लिखा है ना, राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट इसमें कहां से आ गया, देखो मैं दिखाता हूँ। ये जो चालुक्य थे ना, चालुक्य के पहले राष्ट्रकूटों का शासन था। एक मिनट, ये देखो, ये पहले यहाँ पे क्या था, देखो राष्ट्रकूट है, कलचुरी है ही है, चंदेल, परमार और इधर पाल। फिर जब राष्ट्रकूटों का जब पतन हुआ, राष्ट्रकूट जब खत्म हुए, उसके बाद यहाँ पे पश्चिमी चालुक्यों का उदय हुआ, ठीक है, ये आप याद रखना। तो पहले राष्ट्रकूट थे इस एरिया में, उसके बाद राष्ट्रकूटों का पतन हुआ तो क्या बन गया, पश्चिमी चालुक्य। ये जो मैप मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका मैं वीडियो अलग से ही बना के आपको बता दूंगा, लेकिन जब तक नहीं बनाता तब तक इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह किया था और चंदेल शासक जयसिंह की पुत्री हट्टा से विवाह किया था। सिर्फ आप नाम याद रखना, कोकल प्रथम किससे रिलेटेड है, ये कलचुरी वंश से रिलेटेड है ना, दिमाग से जाना नहीं चाहिए। दूसरा जो है ये मुख्य शासक है, इंपॉर्टेंट है, ये युवराज देव प्रथम। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 64 योगिनी जो मंदिर है भेड़ा घाट का, उसका निर्माण कराया था। युवराज देव प्रथम कौन से वंश का, कलचुरी वंश का, 915 से 945 ईस्वी तक। और इसका जो दरबारी विद्वान था वो था राजशेखर। अब जिस 64 मंदिरी योगिनी मंदिर का इसने निर्माण कराया है भेड़ा घाट में, उसकी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है 64 योगिनी मंदिर। एग्जैक्ट अगर आपको देखना है कि ये टॉप व्यू से कैसे दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ, ये है, ऐसे दिखता है ये टॉप व्यू से। वेट करेंगे, मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये चारों तरफ एक पहाड़ी के ऊपर है 64 योगिनी मंदिर, ऐसे चारों तरफ ऐसे घिरा हुआ है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये जो खंड खंड आपको दिख रहे होंगे, अगर खंड खंड करके यहाँ पे 64 प्रतिमाएं बनी हुई हैं यहाँ पे, और सारी की सारी प्रतिमाएं खंडित है ना। यहाँ पे 64 मूर्तियां हैं और बीच में आपका ये मंदिर है। सारी की सारी मूर्तियां क्षतिग्रस्त हैं, जिन्हें औरंगजेब के काल में इन मूर्तियों के ऊपर आक्रमण किया गया था और तलवार से इन पर हमला किया गया था। और डिटेल में अगर आपको देखना है तो यूनिट 1 पार्ट बी का वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। आर्ट एंड कल्चर वाला जो वीडियो है उसमें मैंने मूर्तियों के बारे में बताया है ना। मैं सर्च करता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो कंपाउंड ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा गोल गोल, जो ऊपर से टॉप व्यू में दिखा है, ये ऐसा गोल बना हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी मूर्तियां हैं, है ना। तो ये जो मूर्तियां हैं, कोई भी मूर्ति आपको सुरक्षित अवस्था में नहीं मिलेगी, सारी मूर्तियां कटी फटी मिलेंगी, टूटी हुई मिलेंगी, क्योंकि औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था तो तलवार से इन सारी मूर्तियों को तोड़ा था, है ना। एक और दिखा देता हूँ, ऐसा ये लाइन से आपको दिखेंगी कंपाउंड में। तो कोई भी मूर्ति साबुत नहीं है, सारी, किसी का सर कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, ठीक है। तो ये 64 योगिनी मंदिर है जबलपुर का, जबलपुर वाला, ठीक है। और नोहलेश्वर मंदिर दमोह का निर्माण कराया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 64 योगिनी मंदिर इंपॉर्टेंट है, युवराज देव प्रथम ने निर्माण कराया। कौन से वंश का शासक था ये, कलचुरी वंश का। इसी के दरबार में एक विद्वान रहा करता था राजशेखर। इंडियन हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी, इनका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस विद्वान है ये राजशेखर। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। ये गुर्जर प्रतिहार और युवराज देव प्रथम के दरबार में थे। और युवराज देव प्रथम को इन्होंने उपाधि दी थी त्रिलिंगापति और उज्जैनी भुजंग की, ठीक है। इनकी जो रचनाएं थी, 2 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं राजशेखर की, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। एक है काव्य मीमांसा और एक है कर्पूर मंजरी, है ना। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी ये राजशेखर की रचना है और संस्कृत में लिखी गई है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं लक्ष्मण देव। ये कुछ खास नहीं है, लक्ष्मण देव देख लीजिएगा इसको। फिर युवराज देव द्वितीय है, फिर एक कोकल द्वितीय है, फिर ये गांगेय देव है। अब गांगेय देव के बारे में क्या है, गांगेय देव कोकल द्वितीय का पुत्र था और इसके टाइम में ये हुआ था कि राजा भोज, गांगेय देव और राजेंद्र चोल ने मिलकर कल्याणी के चालुक्य जयसिंह द्वितीय को हराया था। क्या बोल रहा हूं मैं, गांगेय देव राजा भोज के टाइम में था, राजा भोज, गांगेय देव और राजेंद्र चोल ने मिलकर। मैप देखते हैं, ये देखो राजा भोज यहाँ पे था, है ना, गांगेय देव यहाँ पे था इधर पे, और राजेंद्र चोल इधर पे था,
चोल, तो इन तीनों ने मिलके यहाँ पे इन चालुक्यों के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, इन पे आक्रमण किया और इनको हराया। किसने? ये भोज और ये गांगेय देव और ये चोल, राजेंद्र चोल, तीनों ने मिलकर कहाँ पे? ये पश्चिमी चालुक्य, इसके ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य जय सिंह द्वितीय, इसको हराया। उसके बाद फिर क्या हुआ? दोनों में फूट पड़ गई। राजेंद्र चोल तो चले गए साउथ में, बचे कौन ऊपर? राजा भोज और गांगेय देव। तो राजा भोज और गांगेय देव में फिर लड़ाई हुई, तो भोज ने गांगेय देव को हराया, है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद गांगेय देव का जो पुत्र हुआ, इसका नाम क्या था? लक्ष्मी कर्ण या कर्ण देव के नाम से जाना जाता है। 1041 से 1073 एडी के बीच में इसका शासन था। तो इसका जो बाप था लक्ष्मीकर्ण का, गांगेय देव, ये हार गया था राजा भोज से, है ना। तो इसने क्या किया? बदला लिया। ठीक है, इसने पाल शासक विग्रहपाल को हराया और राजा भोज को हराकर उसकी जो धारा नगरी थी उसको भी लूटा। और इसमें इसने सहारा लिया किसने? भीमदेव चालुक्य का, है ना। चालुक्य शासक भीमदेव का सहारा लिया और राजा भोज की धारा नगरी को लूटा। इसके अलावा इसने पाल शासक विग्रहपाल को भी हराया और कलिंग की भी इसने विजय की। कलिंग कहाँ पे है? ये यहाँ पे कलिंग था, है ना, इधर उड़ीसा का जो एरिया था ना, वो कलिंग का एरिया कहलाता है। ठीक है ना। गांगेय देव का पुत्र था, सर्वाधिक प्रतापी था, हूड़ कन्या आवल्य देवी से विवाह किया था और इसे हिंद का नेपोलियन या कलिंगाधिपति कहा जाता है। लेकिन कुछ लड़ाइयों में हारा भी था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन से हारा था और परमार शासक उदयादित्य से हारा था। ठीक है ना। निर्माण इसने कराया था, इसका एक इंपॉर्टेंट है, एक अमरकंटक का कर्ण मंदिर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक का कर्ण मंदिर, उसका निर्माण किसने कराया था? लक्ष्मीकर्ण या कर्ण देव ने। अमरकंटक का कर्ण मंदिर, ये है अमरकंटक का प्राचीन, बहुत प्राचीन मंदिर है, अमरकंटक का कर्ण मंदिर। अमरकंटक जब अगर कोई गया होगा तो उसे पता होगा कि ये अमरकंटक में है। ठीक, नेक्स्ट क्या है इसमें? नहीं है, नेक्स्ट हो गया, इतना ही है। ठीक है, ये इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे मिले थे इसमें कलचुरी वंश में, है ना। इसके अलावा जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर फैक्ट मिले कुछ तो इसमें ऐड कर लेना। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ आ सकता है, इससे अलावा कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा याद करोगे तो फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करने लायक है, जैसे परमारों में याद करने लायक है, चंदेलों में याद करने लायक है, तो उसमें भूल जाओगे ये कलचुरी वंश के चक्कर में। तो इसी को 6-7 बार पढ़ना, और अगर कहीं किसी के वीडियो में कुछ अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है तो इसी में एक पेज ऐड करके लिख लेना। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।